का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो है कृषि, और ये इसका भाग 1 है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि कृषि क्या होती है, कृषि करने के तरीके और कारण कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम शस्य प्रारूप यानी कि फसल चक्र के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम कृषि की बात करते हैं तो आम भाषा में हम कृषि को खेती कहते हैं। खेती का अर्थ हुआ फसल उत्पादन की वो प्रक्रिया जिससे के अंतर्गत फसल उत्पादन से लेकर फल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये सब चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ही संलग्न रहती है। जब हम क्षेत्रकों की बात करते हैं तो क्षेत्रकों में ये जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाती है और ये आधार प्रदान करती है द्वितीयक क्षेत्रक को भी और तृतीयक क्षेत्रक को भी। जैसे कि ये द्वितीयक क्षेत्रक को कच्चे माल की उपलब्धता कराती है और तृतीयक क्षेत्रक में बहुत सी चीज़ें जो कृषि आधारित होती हैं वो निर्यात की जाती हैं, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी, मसाले, चावल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र की जो मुख्य गतिविधि है कृषि, उसको ये आधार प्रदान करती है द्वितीयक क्षेत्रक को भी और तृतीयक क्षेत्रक को भी। जब हम खेती करने के तरीके या कृषि करने के तरीके और कारणों को आधार मानते हैं तो उसके आधार पर जो कृषि है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी है गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। जब हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो मुख्यतः प्रारंभिक जीविका निर्वाह को हम कहते हैं जीवन यापन करने के लिए ये जो कृषि है वो की जाती है। इसमें किसान अपना गुजारा करने के लिए एक छोटे भूखंड पर कृषि करता है और इस भूखंड पर कृषि करने के लिए वो अपने जो पुराने औजार होते हैं, जो उसके पारंपरिक औजार हैं, उनका इस्तेमाल वो इस पर खेती करने के लिए करता है। जैसे कि लकड़ी का हल है, खुरपी, दराती, कुदाल, सब्बल, इस तरह की जो पुराने औजार हैं वो इसका इस्तेमाल करता है और इस भूखंड पर खेती करता है। इसमें वो अपने परिवार या जो समुदाय है उसकी मदद लेता है और उससे खेती करता है। ये जो कृषि होती है ये पूरी तरह से जो मानसून पर या बारिश पर निर्भर करती है और इसमें किसी तरह के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो ज़मीन की जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर बहुत ज़्यादा ये निर्भर करती है। जब हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। क्या होती है इसमें? स्थायी कृषि और दूसरी होती है स्थानांतरण कृषि। जब कोई कृषि जब एक ही जगह पर किसान रहकर कर रहा है तो उस तरह की कृषि को हम स्थायी कृषि कहते हैं। ये मुख्यतः हमारे गांव के, भारत के जो गांव हैं वहाँ पर की जाती है स्थायी कृषि। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसमें ही दूसरी कृषि कही जाती है स्थानांतरी कृषि। इसको हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं और इसमें कर्तन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। इस तरह की कृषि को इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है काटना और जलाना। ये जो कृषि होती है इसमें किसान क्या करता है कि एक छोटे से जो ज़मीन का टुकड़ा है या वन का जो एक छोटा सा टुकड़ा है उसको वो लेता है और उस पर जो वनस्पति उगी होती है उसको वो काटता है और उसे जला देता है। जलाने के बाद जो राख उसे मिलती है तो उस राख को वो मिट्टी में मिला देता है और फिर उस पर खेती करना शुरू कर देता है। इस तरह से वो इस खेती करने से वो अपने परिवार के लिए अनाज, फल, सब्जियां ये सब उगाता है और इस तरह की खेती में, मतलब इस तरह की जो ज़मीन है उसमें वो 2 से 4 बार ही खेती कर पाता है और उसके बाद मतलब 2-4 बार यानी कि 2-4 साल तक का वो खेती करता है और उसके बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इस वक्त तक का जो भूमि की उर्वरता है वो समाप्त हो जाती है। फिर वो वापस से एक नए टुकड़े की तलाश करता है और उस पर जो वनस्पतियाँ उगी होती हैं उसको साफ़ करता है, फिर जलाता है और उस पर फिर से अनाज उगाना शुरू कर देता है।
और इससे क्या होता है कि जो पुरानी जो ज़मीन है उसको पूरा समय मिल जाता है वापस अपनी प्राकृतिक उर्वरता लाने के लिए। तो इतने समय में उस ज़मीन की भी प्राकृतिक उर्वरता आ जाती है और फिर वो वापस उस ज़मीन के टुकड़े में काम करना शुरू करता है। इस तरह की जो कर्तन दहन जो कृषि होती है उसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, जिनमें असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड हैं, वहाँ पर इस तरह की जो कृषि है उसको झूम बोला जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह की कृषि को दीपा बोला जाता है। ये जो कृषि होती है स्थानांतरी कृषि, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में की जाती है और वहाँ पर इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे जो मध्य अमेरिका है वहाँ पर इस तरह की कृषि को मिल्पा बोला जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका और वियतनाम में इस तरह की कृषि को रे बोला जाता है। फिर गहन जीविका कृषि की अगर हम बात करते हैं तो ये उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। इस तरह की जो कृषि होती है उसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है और मेहनत करने से उस पर उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, सिंचाई के आधुनिक जो तकनीक होती है, उन सब का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इस तरह की जो ज़मीन होती है उस पर बहुत अधिक दबाव होता है। दबाव का मतलब है कि एक छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है उस पर खूब ढेर सारे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ष में 4 बार अलग अलग फसल उगाने के लिए इस ज़मीन के टुकड़े को तैयार किया जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो आकार होता है खेत का वो बहुत छोटा छोटा होता रहता है और किसान के पास कोई और वैकल्पिक रोज़गार के साधन तो होते नहीं हैं, तो वो इसी अपनी जो एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर वो इतना रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो सोचता है कि उसका भरण पोषण अच्छा हो सके, तो बहुत ढेर सारे रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल करता है और अपने अपने हिस्से में खेती करता है। और इस वजह से इन छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव रहता है और अधिक मात्रा में जो खेती करने के चक्कर में जो परिवार है वो बहुत अधिक मात्रा में इन पर जो रासायनिक उर्वरक हैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल इस छोटे से भूखंड पर वो करने लगता है। जो दूसरी कृषि अगली कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। जो वाणिज्यिक कृषि है वो मुख्यतः व्यापार के लिए ही की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें बहुत अधिक जो पैदावार के लिए जो उन्नत बीज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इन उन्नत बीजों को उगाने के लिए भी बहुत ढेर सारे जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इस तरह की जो कृषि होती है वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, कर्नाटक इन क्षेत्रों में की जाती है। जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं वहाँ पे बहुत अधिक वाणिज्यिक कृषि की जाती है। यहाँ गेहूँ उत्पादन के लिए या चावल उत्पादन के लिए ये मुख्यतः की जाती है और असम में चाय और कर्नाटक में कॉफ़ी उगाने के लिए भी वाणिज्यिक कृषि की जाती है। जो रोपण कृषि है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है और इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें एक ही प्रकार की जो फसल होती है उसे बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है और इस तरह की कृषि करने के लिए बहुत अधिक पूंजी और श्रम की भी आवश्यकता बहुत अधिक होती है इसमें, इस तरह की कृषि करने के लिए। और इससे जितना भी उत्पादन प्राप्त होता है वो सबकी सब जो है वो उद्योगों को जाता है या उद्योगों को बेचा जाता है। मतलब जो किसान है वो इस तरह की कृषि का उत्पादन केवल बाज़ार के लिए या उद्योगों के लिए ही करता है। तो इसके लिए ये भी इस तरह की जो रोपण कृषि है या वाणिज्यिक कृषि है उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो परिवहन और संचार के साधन हैं उन्हें भी बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। और इस तरह की जो कृषि होती है रोपण कृषि उसमें रबर है, चाय है और केला है, गन्ना है, इस तरह का उत्पादन अधिक मात्रा में, इस तरह की जो फसल होती है उनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर है शस्य प्रारूप। जब हम भारत की जो भौतिक विविधता है उस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो जो यहाँ की जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरह का जो अनाज है वो उगाया जाता है। कहीं पर रेशे वाली फसलें उगाई जाती हैं, कभी कपास उगाया जाता है, कभी सब्जियाँ, फल, मसाले
और इस वजह से जो भारत में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनको 3 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल और ज़ायद की फसल आती है। जब हम रबी की फसल की बात करते हैं तो ये जाड़ों में बोई जाती है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसीलिए इस फसल को, रबी की फसल को, जाड़े की फसल भी कहा जाता है। और इसकी कटाई गर्मियों में की जाती है, अप्रैल से जून के बीच में इस फसल की कटाई कर दी जाती है। और इसमें मेनली जो मुख्यतः जो फसल उगाई जाती हैं वो हैं गेहूँ, मटर, जौ, चना और सरसों। और ये भारत के विस्तृत भाग में बोई जाती है। रबी के जो फसल उत्पादक मुख्य राज्य हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं। और इन जगहों पर गेहूं का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। फिर खरीफ की फसल की अगर बात करते हैं तो ये मानसून में बोई जाती है, बारिश के साथ ये बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई भी कर दी जाती है। इसमें जो मुख्य फसल होती हैं वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन। चावल जो है वो मुख्य खरीफ की फसल मानी जाती है। चावल को मुख्य खरीफ की फसल माना जाता है और ये लगभग पूरे भारत में उगाई जाती है, जैसे असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और चावल उगाने के लिए बहुत अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो पंजाब और हरियाणा जो हैं वहाँ पर नहर के जाल बनाए गए हैं, नहरों के जाल बनाए गए हैं और उन नहरों का जो पानी है वो चावल उगाने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो धान है वो 3 बार उगाई जाती है, जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है। अगर ज़ायद की फ़सल की बात करते हैं तो ये जो ज़ायद की फ़सल है वो खरीफ की कटाई और रबी की फ़सल बोने के बीच का जो समय होता है उस वक्त बोई जाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ये फ़सल बोई जाती है। और इस फ़सल में मुख्यतः आते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां और जितनी भी चारे की फ़सल होती हैं वो सब ज़ायद की फ़सल कही जाती हैं।